दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद जताते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। किताबें किताबें जिंदगी को जिंदगी बनाती हैं, जीने का नजरिया प्रदान करती हैं और जीवन की, समाज की, राष्ट्र की चेतना को बल देती हैं। इन्हें सजीव बनाती हैं। इसलिए द न्यू भारत के तहत एक नए और खास कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। टीएनबी किताब शनिवार की, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ। तो आइए कार्यक्रम में प्रवेश करते हैं, जहां देश के सुप्रसिद्ध कवि व आलोचक प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी परिचय करवाते हैं किसी नई किताब से। हालांकि गत सप्ताह ही आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी ने रेखांकित कर दिया था कि आज आज के कार्यक्रम में बात होगी देश की ख्यातनाम लेखिका ममता कालिया जी की पुस्तक पर। तो विलंब कैसा, मैं सीधे स्क्रीन पर जोड़ रहा हूं आप सभी के बीच आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को। आदरणीय सर, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया रवि और सभी मित्रों का भी अभिवादन जो आज इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले सप्ताह ही हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि आज हम जिन दो किताबों की चर्चा करेंगे वो सुप्रसिद्ध कथाकार ममता कालिया की पुस्तकें हैं, संस्मरण की पुस्तकें हैं, रवि कथा और जीते जी इलाहाबाद। तो आज हम लोग इन्हीं किताबों की चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूं कि यदि आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक और शेयर कर दें। यदि आप यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। यदि कोई अन्य साहित्य प्रेमी जो कि इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में टिप्पणी में लिख करके उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, ताकि वे भी इस कार्यक्रम का आनंद उठा सके, इस कार्यक्रम से रूबरू हो सके। तो आइए पटल सौंप रहा हूं आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र जी को, और कार्यक्रम में आपको हवाले कर रहा हूं प्रोफेसर जितेंद्र जी के कि टीएनबी किताब शनिवार की, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। सर, आपके हवाले। जी रवि, तो सबसे पहली किताब जो हम ले रहे हैं आज वो है रवि कथा, अंदाजे बयां उर्फ रवि कथा। जाहिर है कि जो लोग हिंदी की दुनिया से परिचित हैं, जो लोग हिंदी कथा साहित्य से परिचित हैं, हिंदी के साहित्यिक विश्व से परिचित हैं, वे जानते हैं रवि कथा माने रविंद्र कालिया के बारे में ये किताब है। रविंद्र कालिया जो ममता कालिया के हमसफर थे और हिंदी के बड़े कहानीकार, उपन्यासकार और संपादक थे। तीनों विधाओं में उन्होंने बड़ी लकीर खींची। कहानीकार के रूप में उन्होंने जो नई कहानी के बाद का दौर है उसमें महत्वपूर्ण कहानियों के जरिए हिंदी कहानी को समृद्ध किया। अपने साथियों ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह के साथ, ये चार नाम एक साथ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित लोग इस बात को जानते हैं कि इन चारों कथाकारों का नाम एक साथ लिया जाता है। और इन चार कथाकारों ने नई कहानी से जो हिंदी कहानी का एक चरित्र बना था उसे पूरी तरह बदल दिया था। बाद के दौर में रविंद्र कालिया ने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, संपादन किया, गंगा जमुना का संपादन किया, वर्तमान साहित्य के बहुत ही ऐतिहासिक कहानी विशेषांक का संपादन किया, बाद में वागर्थ का संपादन किया, नया ज्ञानोदय का संपादन किया और वागर्थ और ज्ञानोदय के माध्यम से उन्होंने कथाकारों की एक पूरी पीढ़ी खड़ी कर दी। उन कथाकारों की जो 21वीं सदी में पिछले 20 साल से हिंदी कहानी का एक तरह से कह सकते हैं केंद्रीय व्यक्तित्व बने हुए हैं। उनकी कहानियां ही 21वीं सदी की अब तक की 20-21 वर्षों की कहानियों का आयतन सुनिश्चित कर रही हैं। तो ऐसे थे रविंद्र कालिया, और ऐसे रविंद्र कालिया को मित्र की तरह, लेखक की तरह, पति की तरह, महबूब की तरह डूब कर याद किया है ममता कालिया ने इस किताब में। कथाकार हैं ममता जी, कवि भी हैं ममता जी,
इसलिए उनकी भाषा की रवानी जो लोग भी परिचित हैं उनके लेखन से, वो जानते हैं कि उनको पढ़ते जाइए तो आप रुक नहीं पाएंगे। लगातार एक प्रवाह उनकी भाषा में आपको मिलता है। किस्सा गोई तो रहती ही है उनकी भाषा में, वो सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। यह एक तरह से इसकी जो भूमिका है, उस भूमिका में बहुत सारी बातें हैं। कालिया जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो जीवन के उल्लास में यकीन करते थे, जीवन के उत्सव में यकीन करते थे, और कभी भी अपना दुख दर्द किसी से आसानी से नहीं कहते थे। अपने सबसे कठिन दिनों में भी कालिया जी हंसते हुए मिलते थे, मुस्कुराते हुए मिलते थे। बहुत कोई करीबी हो कुछ पूछे तो कुछ कह देते थे। मुझे भी उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला, उनका स्नेह मिला, इसलिए बहुत सारी बातें मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी कह सकता हूँ। लंबी बीमारी से जूझते रहे, फिर भी उन्होंने काम किया, उस दौर में लिखते रहे, संपादन करते रहे। ममता जी ने इन सबको बहुत सलीके से दर्ज किया है। जालंधर के उनके दिनों को भी याद किया है, कैसे ममता जी से उनकी मुलाकात हुई उसको याद किया है। फिर अपने मुंबई के दिनों को याद किया है ममता जी ने। कालिया जी के भी धर्मयुग के दिनों को याद किया है जब वो वहाँ थे। और फिर इलाहाबाद में किस तरह इन लोगों ने अपनी गृहस्थी व्यवस्थित की, कैसे जीवन व्यवस्थित किया, उसका भी जिक्र है इसमें, मतलब बहुत विस्तार से जिक्र है। फिर कालिया जी के अंतिम दिनों का भी जिक्र है। और अ, इसे किस रूप में लूं मैं आज तक नहीं कह पाया। इसे अ, कैसे करूं कि ममता जी ने इस किताब में उसको दर्ज भी किया है कि कालिया जी से अंतिम बातचीत करने वाला व्यक्ति मैं ही था। उसके बाद वो जाहिर है कि वो बहुत बीमार थे और फिर भर्ती हो गए थे, और फिर मैं बाहर चला गया था उस समय केरल, और लौटा तो गंगाराम अस्पताल में उनसे मेरी मुलाकात हुई और फिर वो चले गए। लेकिन ये किताब एक जिंदा दिल मनुष्य के बारे में किताब है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में किताब है जिसने हिंदी कहानी की ही दिशा नहीं मोड़ी, हिंदी के कहानीकारों को भी तैयार किया, कवियों को तैयार किया, आलोचकों को तैयार किया, और बहुत भरोसा करने वाले व्यक्ति थे रविंद्र कालिया। ये किताब भी बताती है, और मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूं, इसका कहीं से भी हिस्सा। इस किताब की सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें आप देखें युवाओं की फहरिस्त है, मनोज पांडे, उसके पहले वरिष्ठ में अखिलेश का जिक्र आएगा, नए से कुणाल सिंह का जिक्र है, नए से ने प्रांजल धर का जिक्र है, कुमार अनुपम का जिक्र है। सब लोग कालिया जी से जुड़े हुए थे, सब लोग कालिया जी के लिए एक तरह से कहिए कि मतलब अभी कालिया जी के लिए कल परसों से सब आप जानते हैं फेसबुक उनको याद करते हुए भरा हुआ है। उनकी क्या सुंदर काया मिली थी कालिया जी को, 6 फीट से अधिक अ, लंबाई, सुंदर देह यष्टि, और बहुत सुंदर शरीर, सब कुछ, और मतलब एक प्रभाव पैदा करते थे वो। और क्या चुटीलापन था उनमें, बहुत कम लोगों में ऐसा मिलता है। हिंदी के लेखक अक्सर बहुत अपनी मतलब कह सकते हैं अपने को गुरु गंभीर बनाए रहते हैं, झोला टांगे और तमाम तरह का आवरण बनाए रहते हैं। कालिया जी ये सब नहीं करते थे। हाँ? लेखक होना अ, एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन लेखक का बाना बना करके कोई रहे, ये कालिया जी नहीं करते थे। तो ये एक पूरी किताब मतलब आपको सिर्फ रविंद्र कालिया से नहीं मिलवाती है, सन 60 और उसके बाद के साहित्य से मिलवाती है। सन 60 के आसपास जो इलाहाबाद था, अभी मैं इलाहाबाद किताब की जिक्र करूंगा, उस इलाहाबाद से भी ये किताब मिलवाती है, और ये दूसरी किताब तो पूरी तरह उससे आपको अ, अ, मिलवा देती है, आपका संवाद कराती है। लगता है कि आप उन्हीं दिनों के इलाहाबाद में चले गए हैं, जब आप मार्कंडेय को देख रहे हैं, कमलेश्वर को देख रहे हैं, दूधनाथ सिंह तो इन लोगों के साथ ही थे, ज्ञान रंजन को देख रहे हैं, भैरव प्रसाद गुप्त को देख रहे हैं, उपेंद्र नाथ अश्क को देख रहे हैं। बहुत सारे नए लोगों को जो उस दौर में नए थे और बाद में बड़े रचनाकार हुए। हम सब जानते हैं कि इलाहाबाद
को बहुत लोकप्रिय शब्दावली में हिंदी साहित्य की राजधानी लोग कहते रहे हैं, मानते रहे हैं। कभी अज्ञेय भी गए कुछ दिन वहाँ रहने के लिए, नेमिचंद जैन भी गए कुछ दिन वहाँ रहने के लिए, रेणु भी कुछ समय वहाँ आए और परती परिकथा उपन्यास का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने वहाँ लिखा। एक समय था जब इलाहाबाद लेखकों का स्वप्न नगर हुआ करता था, जैसे अब दिल्ली हो चला है। यह किताब रविंद्र कालिया के बहाने पिछले 60-70 वर्ष के हिंदी साहित्य की भी बात करती है, व्यक्तिगत संबंधों की भी बात करती है। उन लोगों का भी संदर्भ इसमें आता है जो लोग ईर्ष्या द्वेष से भरे रहे, लेकिन उन पर बहुत फोकस नहीं है। बहुत विस्तार से क्रमशः कई खंडों में ये किताब है। पहले ये किताब धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुई थी तद्भव पत्रिका में, जहां इनको बहुत लोग मिले, बहुत पाठक मिले, और जब से किताब छप कर आई है उसके बाद से भी लगातार पाठक इस किताब को मिल रहे हैं। और इस किताब के अंत में जो तस्वीरें हैं, आप देखें इनमें आप मिलेंगे तो कालिया जी का व्यक्तिगत जीवन, कालिया जी का मतलब एकदम युवा अवस्था से लेकर के और अंतिम दिनों तक की तस्वीरें, एक इतिहास है इन तस्वीरों में भी। और ममता जी का गद्य तो है ही, अ, इतना सारगर्भित गद्य लिखती हैं ममता कालिया, छोटे छोटे वाक्य, गठे हुए वाक्य, मुहावरे से भरे हुए वाक्य, कि मन प्रसन्न हो जाता है। कहीं कोई आडंबर नहीं, गह मतलब एक बहुत पारदर्शी गद्य है ये। हिंदी का जो जातीय गद्य आप कह सकते हैं वैसा गद्य है ये। जैसा हम बोलते बतियाते हैं उसमें से विकसित किया हुआ गद्य है यह। और ऐसा गद्य लिखना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है ऐसा गद्य लिखना। ममता कालिया ने रवि कथा में यह गद्य लिखा है। और यह किताब जिन लोगों ने अब तक पढ़ ली होगी वे मेरी बात आ, को तस्दीक करेंगे, तायीद करेंगे, और जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो पढ़ने के बाद तायीद करेंगे। ऐसी किताबें बहुत देर तक आपके मन और मस्तिष्क में बनी रहती हैं, आपके सिरहाने रहती हैं, आपकी सेल्फ में रहती हैं। और अगर कोई आए तो यह कहते हुए अच्छा लगता है कि इस किताब को पढ़ लीजिए। तो रवि कथा एक ऐसी ही किताब है, हिंदी के महबूब कथाकार, संपादक और उत्सवधर्मी मनुष्य रविंद्र कालिया के जीवन और साहित्यिक व्यक्तित्व को लेकर। अगली जो किताब है वो जीते जी इलाहाबाद। जैसा मैंने कहा कि एक बड़ा हिस्सा ममता कालिया का और रविंद्र कालिया का इलाहाबाद में व्यतीत हुआ। बहुत अंतिम दिनों में वे लोग वहां से कोलकाता गए वागर्त पत्रिका का संपादन करने के लिए। कालिया जी और ममता जी वहां निदेशक होकर गईं। फिर दिल्ली आ गए लोग भारतीय ज्ञानपीठ में, जहां कालिया जी निदेशक रहे भारतीय ज्ञानपीठ के, और नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक रहे, जिसका कायाकल्प कर दिया था उन्होंने। उस पत्रिका के बिना कोई बातचीत उस दौर में संभव ही नहीं थी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। तो यह किताब इलाहाबाद के बारे में है, एक ऐसे शहर के बारे में जो एक तरह से क्या कह सकते हैं, मतलब मैंने कहा ना कि स्वप्न नगर था 60 और 70 के दशक में लेखकों का। जो प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े विद्यार्थी रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार के, उनका भी वो स्वर्ग रहा एक समय में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो एक समय में अखिल भारतीय ख्याति का विश्वविद्यालय रहा। यह जहाँ पर लोग पढ़ने जाते रहे। बाद में चीज़ें दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो गईं, दिल्ली लोग आने लगे, दक्षिण में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय बन गए, अच्छे विश्वविद्यालय बन गए। वरना उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर सब लोग इलाहाबाद पहुंचते थे। तो इस किताब में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी है, इलाहाबाद की साहित्य और संस्कृति भी है, इलाहाबाद का जो पूरा माहौल है वो सब है, इतिहास भी है। यानी कि नई कहानी नाम किसने दिया, नई कहानी आंदोलन को? ममता जी इसमें बताती हैं कि 1955 में यह नाम दिया था
दुष्यंत कुमार ने, जो मूलतः कवि थे, गजलकार थे, हम सब उनको जानते हैं, उनके बिना हिंदी गजल पे कोई बातचीत नहीं हो सकती। कभी भी वो बहुत महत्वपूर्ण थे। उन्होंने नाम दिया था, बाद में नामवर जी ने उसकी प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए लेख लिखा, और बहुत महत्वपूर्ण उनकी किताब है कहानी, नई कहानी, हम सब उससे परिचित हैं। तो ये मतलब इस किताब में सिर्फ संस्मरण नहीं है, इतिहास भी है, साहित्य का इतिहास, नगर का इतिहास, कुछ साहित्यिक लोगों का भी इतिहास कह सकते हैं, कुछ-कुछ हिस्से ही सही। मसलन इसमें अश्क जी हैं, अश्क जी के जीवन के ढेर सारे प्रसंग इसमें आपको मिलेंगे। इसमें भैरव प्रसाद गुप्त हैं, इसमें अ, ज्ञानरंजन, रवींद्र कालिया, दूधनाथ सिंह हैं, इसमें मार्कंडेय हैं, इसमें बाद की पीढ़ी में चले आइए तो नए-नए जो कवि आए, कथाकार आए, वे लोग हैं। और ममता जी की विशेषता यह है कि वो बहुत स्नेह से सबको देखती हैं। बहुत उत्साह वर्धन करने वाली उनकी टिप्पणियाँ होती रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बीच-बीच में इलाहाबाद के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कविताएँ उद्धृत की हैं। कवियों को लगातार इलाहाबाद को लेकर, जो अब प्रयाग हो चुका है, हम सब जानते हैं, उसके महत्व को रेखांकित करती हुई तमाम पंक्तियाँ, तमाम लोगों की बातें इसमें आती हैं। और इसमें भी अंत में बहुत सारी तस्वीरें हैं, इस किताब में भी बहुत सुंदर संग्रहणीय तस्वीरें हैं, जिनमें जीवन से लेकर और अ, साहित्य से लेकर तमाम प्रसंग जीवंत हुए हैं। अ, एक इसमें घटना है, जैसे हम लोग सामान्यतः जानते हैं कि कमलेश्वर, दुष्यंत और मार्कंडेय की एक तिकड़ी रही। ममता जी ने इसमें बताया है कि पहले यह अलग तरह से तिकड़ी बनी थी। पहले यह तिकड़ी बनी थी भैरव प्रसाद गुप्त, मार्कंडेय और शेखर जोशी की तिकड़ी बनी थी। लेकिन बाद में ये तिकड़ी बदली और ये कमलेश्वर, दुष्यंत और मार्कंडेय की बन गई, जो स्वाभाविक तिकड़ी थी। ये मित्र थे आपस में, हम उम्र थे, सहपाठी थे। और कैसे फिर इलाहाबाद, अगर कमलेश्वर की आत्मकथा से जो लोग गुजरे होंगे वो जानते होंगे इन तीनों की मित्रता के बारे में, मित्रता के इतिहास के बारे में। और बाद में कैसे नई कहानी आंदोलन में कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश अ, की तिकड़ी बनी और कैसे वो प्रसंग आया, वो भी इस किताब में है। दोनों बल्कि किताबों में थोड़ा-थोड़ा, बल्कि मैं कहूँगा कि इन दोनों किताबों को मिलाकर पढ़ें तो अधिक सुख मिलेगा। लगेगा कि आप मतलब कोई एक एक ही किताब के 2 खंड पढ़ रहे हैं। ठीक है कि एक में रवि जी पर ज़्यादा बातचीत है। इस किताब में इलाहाबाद की बात है, और इस किताब में रवि जी पर ज़्यादा बात है, अरविंद कालिया जी पर ज़्यादा बात है। लेकिन दोनों को एक साथ पढ़ें, अधिक सुख मिलेगा, अधिक आनंद आएगा। युवा कवित्री एक पूरा खंड ही जो है वो रुचि भल्ला की कविताओं से अ, अ, शुरू की है इन्होंने। किसी का नाम आया है जी, कुछ लिखा है इन्होंने जी, जी। तो वो सब है। रुचि भल्ला का आरंभिक जीवन इलाहाबाद में गुजरा, बाद में अब वहाँ नहीं रहती, तो कैसे इलाहाबाद को याद करती हैं, उसका संदर्भ लेते हुए एक खंड की शुरुआत ही ममता जी ने इसमें किया है। और इलाहाबाद के लोग कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे एक दूसरे से चुहल करते हैं, कैसे एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, और कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं, ये सब कुछ इसमें है। यानी कि इलाहाबाद एक ऐसा शहर है जिसे आप जीवित शहर कह सकते हैं, जिसे एक जिंदा शहर कह सकते हैं, जहाँ पर सब कुछ है। ऐसा नहीं कि वहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, वहाँ जो कुछ खराब है, ममता जी ने उसको भी याद किया है, जो कठिन है, उसको भी याद किया है, मुश्किलों को याद किया, अपने जीवन की भी और शहर की मुश्किलों को भी याद किया है। वहाँ की जो सांस्कृतिक एकता है, जो सांस्कृतिक माहौल है प्रयाग का, इलाहाबाद का, उसको भी बहुत सलीके से याद किया है। कोशिश यह उनकी इस किताब में दिखाई देती है कि इलाहाबाद के ढेर सारे प्रसंगों को वो इसमें ले लें। इलाहाबाद एक महाकाव्य की तरह का शहर है, बल्कि महाकाव्य भी से भी बड़ा कह सकते हैं। उसका एक बड़ा इतिहास है। साहित्यिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, धार्मिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, अकादमिक इतिहास, बहुत तरह का इतिहास, ब्यूरोक्रेटिक इतिहास,
जो न्यायिक व्यवस्था से संबंधित उसका इतिहास है, इतना लंबा चौड़ा है वो। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हुए लोग पूरी दुनिया में इस समय ज्ञान विज्ञान से लेकर अकादमिक दुनिया तक काम कर रहे हैं। वो सब कुछ है, उन सब का बड़ा हिस्सा ममता कालिया की इस किताब जीते जी इलाहाबाद में आया हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह एक अत्यंत पठनीय पुस्तक है। जो मित्र इन दोनों किताबों को पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, उन्हें निश्चित ही बहुत संपन्नता का अनुभव हो रहा होगा। किताबें साथ हैं तो कोई कमी नहीं है। ऐसी ही किताबों को साथ होना चाहिए। जो कई बार इन किताबों को पढ़कर मतलब आप किसी सैद्धांतिकी की ओर नहीं बढ़ते हैं, इन किताबों को पढ़ करके आप कोई थियराइजेशन की ओर नहीं बढ़ते, लेकिन इन किताबों को पढ़ते हुए आप मनुष्य और मनुष्यता के इतिहास से परिचित होते हैं, अपने पुरखों से परिचित होते हैं, अपने अग्रजों से परिचित होते हैं, शहरों से परिचित होते हैं, और यह संपन्नता आपको अधिक मनुष्य बनाती है, अधिक मनुष्यतर बनाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताबें जब भी आप पढ़ेंगे, निश्चित तौर पर सुख का अनुभव करेंगे, प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार हम लोग फिर दो नई किताबों के साथ मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक इन किताबों को, अगर ये किताबें मिलें तो पढ़िए, और जो मित्र इन किताबों की चर्चा से वंचित रह गए हैं वो यूट्यूब पर या फेसबुक पर इस चर्चा को सुन सकते हैं और फिर किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव, प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर, जो कि शनिवार की शाम 8:30 बजे लेकर आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। कहते हुए मुझे खुशी हो रही है कि द न्यू भारत का यह पटल आज गौरवान्वित महसूस करता है। खुद के होने के अस्तित्व पर अब सवाल नहीं उठता, क्योंकि जब प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव सर जैसे व्यक्तित्व, जो कि ख्यातिनाम कवि हैं, आलोचक हैं, वे किताब पर बात कर रहे हों, और अरुण होता जी जैसे, ममता कालिया जी जैसी देश की ऐसी साहित्यकार या शख्सियतें इस कार्यक्रम में बतौर दर्शक के रूप में शामिल हों, तो मुझे लगता है द न्यू भारत के होने का अपना एक वजूद बनता है, अपना एक अस्तित्व। एक भले ही बड़ा छोटा सा बारीक काम क्यों ना हो, लेकिन देश, राष्ट्र और समाज के हितार्थ कुछ करने के संकल्प को जिस ध्येय के साथ आगे बढ़ना चाहिए था, वो होता हुआ दिख रहा है। आदरणीय सर, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप कीमती समय निकालकर द न्यू भारत के साथ जुड़ते हैं और शनिवार की रात बात करते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी के साथ। बहुत शुक्रिया सर, और साथ में समस्त दर्शकों का बहुत शुक्रिया, जो कि जुड़ते हैं, बात कर समर्थन सुनते हैं, समझते हैं और अन्य लोगों तक इसे साझा करते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर आप इसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य लोग भी इस कार्यक्रम से जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे टीएनबी छात्र पुकार में, जहां बात होगी युवाओं के साथ, और युवा बात करेंगे देश की क्या देश की राजनीति को पवित्रता की आवश्यकता है या नहीं। सुबह 11 बजे तक के लिए विराम ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।